नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में इसे लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ममता बनर्जी ने इस पैदल मार्च के नेतृत्व भी किया है और उनके साथ भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी सीएम के साथ नजर आए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर के जरिए धांधली कराने का आरोप लगाया है और इसके विरोध करते हुए सीएम ने रेड रोड पर भी बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर 3.8 किलोमीटर लंबी रैली शुरू की और ये पैदल मार्च रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर से निकली है और साथ ही बता दें कि यहाँ पर ठाकुरबाड़ी में खत्म होगी। ममता बनर्जी के साथ एसआईआर के विरोध में हजारों टीएमसी समर्थक मार्च में शामिल हुए। समर्थकों के हाथों में कई तरह के झंडे हैं जिस पर तरह तरह के नारे लिखे गए हैं। कुछ नारे केंद्र सरकार के खिलाफ है तो कुछ चुनाव आयोग के खिलाफ है। बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी एसआईआर के विरोध में है। डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टालिन का आरोप है कि इस प्रक्रिया का मकसद असली वोटरों को हटाना है, खासकर वो वोटर जो बीजेपी का विरोध करने वाले माने जाते हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनको हटाने की साजिश रची जा रही है। एसआईआर को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है और एसआईआर के खिलाफ यहां पर रैली निकाली गई है। देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई हैं। एसआईआर को लेकर भारी बवाल देखने को मिल रहा है और हजारों की तादाद में यहां पर टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आखिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों काट रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद माही जी। देखिए, ऐसा है कि एसआईआर की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति किसी दल को होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जो जेन्युइन वोटर है, जो वास्तविक वोटर है, उसको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए और जो वोटर्स नहीं है उनको, या जो लोग बाहर शिफ्ट हो गए तो अगर उन्होंने बाहर वोट बनवा लिया है तो उनको वहां वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं। डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। भारत के लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है, उसके अंदर पारदर्शिता और वोटर लिस्ट स्वच्छ और साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रक्रिया का विरोध मैं नहीं समझ रहा हूँ क्यों किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है उसको ट्रांसपेरेंट वे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी को डिजिटली अपलोड करे सब जगह, अपने वेबसाइट पर और डब्ल्यू प्लेटफॉर्म से या ऐप पर, ताकि लोग देख सके, चुनाव के अन्य राजनीतिक दल हैं वो देख सके, उनको भी अपने उनके वर्कर्स होते हैं वो जांच कर सकते हैं कि भाई कौन असली वोटर जोड़ा गया है या घटाया गया है, कौन सा फर्जी जोड़ा या घटाया गया है। वो चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट वे में करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एसआईआर का विरोध तो तमिलनाडु में जो टीएमके सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई इसमें राहत मिलने वाली है। देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो समय समय पर इस तरीके के बदलाव होते हैं। जो आए हैं कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं, हम लोगों ने वोटर्स में देखा कि एक एड्रेस पर 88 और 400 250 लोग रजिस्टर्ड, वो सब गलत है। आप आधार के साथ लिंक करिए वोटर को। एक आधार कार्ड एक आदमी का होता है तो स्वाभाविक है और उसका आपके पास सारा डिजिटल सिस्टम है। तो आप जब डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं और हर जगह डिजिटल सिस्टम एनेबल है तो आप उसके साथ क्लब कर दीजिए। वोटर जहाँ जाएगा वहां उसके हिसाब से वो अपना वोट बनवा लेगा। समस्या ही नहीं, ऑटोमेटिकली डिलीशन हो जाएगा यहाँ उसका प्रीवियस वोट है। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ डिजिटलाइजेशन के दौर में हम हैं तो उस डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेना चाहिए चुनाव आयोग को। तो सर, ऐसा लग रहा है आपको कि एसआईआर के बाद से जो वोटिंग प्रक्रिया हुई उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा? डेफिनेटली आएगा। देखिए, ऐसा है कि फर्जी वोटिंग होती थी, जमाना वो भी था कि जब केवल बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, फोटो आईडी तक नहीं थी। सेशंस आपको दुनिया में नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ वो चुनावी सुधारों के जनक थे भारत के अंदर। उन्होंने वोटर आईडी कार्ड इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद से जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में बदलाव आया वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी। मैं समझता हूँ कि ज्ञानेश कुमार जी भी जो प्रक्रिया कर रहे हैं उनकी
प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी दिखाई देनी चाहिए। कोई विपक्षी दल आरोप लगाए या भाजपा जहां विपक्ष में है वहां वो आरोप लगाए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए और सिस्टम के ऊपर अपलोड होनी चाहिए वेबसाइट पे, भाई ये वोटर्स हैं। और सर विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि एसआईआर के वजह से वोटिंग काटी जा रही है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए आरोप लगाना एक अलग चीज है। ये निश्चित है, ठीक है कि एक एड्रेस के ऊपर जीरो एड्रेस पर आपने दे दिया या फादर्स के नेम के आगे XYZ लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसके पिता का भी नाम होगा, माता का नाम होगा, अगर सिंगल मदर है तो वो नाम जरूर होना चाहिए और एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। तो सर बस एक मेरा लास्ट सवाल आपसे यही होगा कि एसआईआर अगर लागू हो जाता है तो कितना बदलाव आएगा वोटिंग के समय? निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव आएगा। 12 देशों में होने वाला। आपने मेरे सवाल पूछा? जी सर, 12 राज्यों में ये होने वाली है एसआईआर की प्रक्रिया, तो इसके बाद से कितने बदलाव आ सकते हैं वोटिंग को? निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव आएगा। वोटिंग परसेंटेज में अभी हमको इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का वोट किसी राज्य में है, उसके बाद वो दूसरे राज्य में अगर रोजगार के लिए चला गया तो उसने वोट वहां भी बनवा लिया। अब वो डबल वोटिंग है तो नंबर ऑफ वोटर्स में और ज्यादा हो गई, क्योंकि डुप्लीकेसी पकड़ी गई और ये सच्चाई इसको नकार नहीं सकते। तो डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति जहां वोट है वो वही वोट डाले, एक जगह डाले। इस प्रक्रिया में अगर सुधार किया जाए तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये विपक्ष के लिए कोई मुद्दा है, विपक्ष मुद्दा बनाता है वो अलग बात है। और मुद्दा तो यहाँ पर बन गया है कि जैसे कि ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी हैं, विरोध मार्च कर रही हैं। नहीं, वो विरोध मार्च करना एक अलग चीज है। देखिए जब आप राजनीतिक दल हैं, आपको चुना किसने है और कौन चुनता है? जनता ही तो चुनती है। और जो जनता के वोटों की बात है, जनता कभी नहीं चाहेगी कि उसके वोट कटे या जुड़े फर्जी तरीके से। उससे जो जेन्युइन वोट है वो उसी में वोट करेगी। तो दर्द क्यों हो रहा? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका विरोध किस लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का विरोध बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, आपको अगर उसमें कोई खामियां नजर आ रही है, ये जरूर विरोध करिए आप कि किसी का एड्रेस जीरो नहीं होगा, किसी के फादर के नाम के आगे XYZ नहीं लिखा जाएगा। आधार कार्ड नंबर आप ले लीजिए, आधार से लिंक कर दीजिए। क्या जब पब्लिक आधार चल रहा है तो वहां भी लिंक कर दीजिए। जनधन खाते जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो आधार से लिंक है, तो इसको आधार से लिंक करने में दिक्कत कहाँ आ जाएगी? मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आएगी। जी सर, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई जी। बता दें कि एसआईआर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं और इस दौरान उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौके पर मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार में हैं, जहां वो बिहार में अलग अलग जगह चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वो एक जनसभा करने के बाद से मधुबनी पहुंचे। बिहार के इकलौते रेस्टोरेंट में थाली का स्वाद लिया। बता दें कि इस थाली में मिथिला का रोटी, मक्के की रोटी, साग और अलग अलग व्यंजन परोसे गए थे। यहाँ की मिट्टी के बर्तन और चूल्हे में पके भोजन का स्वाद लिया और इसके बाद से उनकी जमकर तारीफ भी की। अमित शाह के चुनावी रैली के बाद जो सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करने वाली चीज है वो है मिथिला हॉट में बना मिट्टी का रसोई, जिसे भाषा घर भी कहा जाता है। और इसमें खाई जाने वाली थाली मोह में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं और खास करके जो मिथिलांचल क्षेत्र में मिलता है उस थाली का उन्होंने आनंद लिया। उन्होंने कहा कि मिट्टी के चूल्हे पर पका जो खाने का स्वाद होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है और यहाँ पर तांबा के बर्तन में परोसी गई भोजन का आनंद भी लिया गया। बिहार सरकार के पर्यटक विभाग द्वारा 3 सालों से ये बनवाया गया था, जो कि मधुबनी का बताया जा रहा है और एक तालाब को इतने सुंदर रूप से उकेरा गया है कि आसपास के यहाँ पर पर्यटकों का ये सबसे सुंदर जगह बन गया है। यहाँ पर तालाब अब जगमगा रहे हैं और लोग नाव से घूम रहे हैं। स्टे करने के लिए रेस्टोरेंट और जिम के साथ साथ यहाँ पर घूमने के लिए अच्छी जगह है और इसके साथ ही अमित शाह ने इस व्यंजन का लुत्फ उठाया और यहाँ पर जमकर उन्होंने तारीफ भी की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्य की 243 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव का आयोजन 6 और 11 नवंबर को होने जा रहा है। तो वहीं बिहार में जिन विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें से महुआ विधानसभा सीट और राघोपुर विधानसभा सीट भी है। महुआ सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं राघोपुर सीट से उनके छोटे बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं।
तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के माध्यम से आरजेडी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के बारे में कहा है कि अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे। बता दें कि कुछ ही समय पहले लालू यादव ने तेज प्रताप को आरजेडी पार्टी और परिवार से निकाल दिया था और ऐसे में तेज प्रताप ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया और भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेज प्रताप खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार की कंपनी है। कल उन्होंने कहा ये बात। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल दे रहा मानी और संयमित बोले। अब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। प्रचार करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों आमने सामने हैं और ऐसे में दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लालू यादव ने बता दें कि उन्हें पार्टी और घर दोनों से निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर यहां पर सीधा हमला बोला है और तेजस्वी अभी बच्चा है। तेज प्रताप यादव ने यहां पर बड़ा बयान दिया है और चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों भाइयों को चुनावी मैदान में देखा जा रहा है और दोनों एक दूसरे को लेकर ताल ठोक रहे हैं। तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से चुनाव लड़े हैं और ऐसे में परिवार में ये चुनाव देखने को मिल रहा है और इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही खास हो गया है। बिहार के चुनावी प्रचार में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर जारी है। छपरा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर कई तरह से हमले किए जा रहे हैं और इसका जवाब खुद खेसारी लाल यादव भी दे रहे हैं। खेसारी ने इस बार पवन सिंह का बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। पवन सिंह ने एक दिन पहले ही खेसारी लाल पर तंज कसते हुए कहा था कि खेसारी एक पानी में नहीं रहते हैं। इस पर खेसारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आपको अपना आदर्श मानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा कर्मदाता हो। आगे कहा गया है कि वो बोलते हैं कि मैं एक पानी पर नहीं रहता हूं लेकिन एक बीवी के साथ तो रहता हूं। एनडीए के नेता जंगल राज की बात छोड़कर 20 साल के अपने विकास के काम बताएं। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा है कि योगी जी हमारे अभिभावक हैं। योगी यूपी में कैसे काम किए हैं ये वहाँ की जनता जानती होगी। उसको एक बार बिहार की हकीकत जाननी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर रह नहीं रहे, अभी भी यहाँ नहीं रहते। योगी जी को एक बार यहाँ रहकर यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या यहाँ की जनता सरकार बदलना चाहती है। खेसारी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा है कि एनडीए के नेता विकास के नाम पर जीते जी नरक बना देते हैं। राम मंदिर पर की गई टिप्पणी वाले सवाल का जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हैं तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं। राम मंदिर बनाना जरूरी है तो अस्पताल भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है। और इसी पर दिनेश लाल यादव ने भी अब पलटवार किया है। बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, तो उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है जैसे बिहार तरक्की कर रहा है। और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने चार जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के लिए बड़ा स्टार बनावे के नाम पे, तो चलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ज्यादा। बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, तो उनका महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सियासी शतरंज की बिसात पर बड़ा दांव चल दिया है।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक साथ 21 अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है और ये फैसला न सिर्फ प्रशासनिक है बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है और इसे सरकार ने जनता, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और अल्पसंख्यकों और न्यायिक ढांचे सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की है। राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महज 4 घंटे पहले हुई इस बैठक की टाइमिंग ही बता देती है कि बीजेपी और फडणवीस सरकार चुनावी मोड में आ चुके हैं और ये फैसला महाविकास आघाड़ी के नेताओं शरद पवार, उद्धव ठाकरे को एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश भी बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर दिल्ली से लेते हैं। दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तक 1136 मामले डेंगू के आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा अब तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में डेंगू ने एक बार फिर भयावह रूप ले लिया है। डेंगू में बता दें कि दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है। एमसीडी ने जारी अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल यानी कि 2025 में दिल्ली में अब तक डेंगू के केवल 1136 मामले दर्ज किए गए हैं और डेंगू के सितंबर में 208 और अक्टूबर में 307 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले सप्ताह के दौरान डेंगू के 72 मामले सामने आए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग ने राजधानी में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के बढ़ने पर बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने एमसीडी के साप्ताहिक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी को दिल्ली वासियों की सेहत की चिंता नहीं है और इस बीमारियों को रोकने के लिए ठोस कदम न उठाने के कारण मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अब तक 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी आलोक जी। अनीता, देखिए, एमसीडी की जो वीकली रिपोर्ट आ रही है जिसके मुताबिक दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। तो आपको बता दें, उस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि 1136 मामले अब तक सामने आ चुके हैं डेंगू के और डेंगू की वजह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें, पिछले 1 महीने के अंदर ये जो मामले हैं वो बढ़े हैं और इससे एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं अनीता, जो एनटीएस कर्मचारी थे वो 1 महीने से हड़ताल पे थे, जिसके कारण वो घरों में ना सर्वे करने जा पाए और ना ही और उन्होंने दवाइयां छिड़की। आपको बता दें, जो डेंगू का मच्छर होता है ज्यादातर साफ पानी में ही पनपता है और जैसे घरों में कूलर लगे होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है उसको चेक करने के लिए एमटीएस कर्मचारी घर घर सर्वे करते हैं। लेकिन चूंकि एमटीएस कर्मचारी 1 महीने से हड़ताल पर थे, उनके कुछ मांगे थी जिसको लेकर जो सर्वे होता है वो अधूरा रह गया और हमने जब एमसीडी के अधिकारियों से बात करी तो उनका कहना भी यही था, डेंगू के जो मामले हैं उनका कारण यही है, जो एमटीएस कर्मचारी थे वो हड़ताल पे थे, जिसके कारण डेंगू के मामलों में अचानक से वृद्धि हुई है। आपको बता दें 1136 मामले दर्ज किए गए हैं। और एक बात और बता दूं अनीता आपको, डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले भी तेजी से बढ़े हैं और इस साल अब तक मलेरिया के मामले भी आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले पर बीजेपी को 120 मामले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, आम आदमी पार्टी लगातार अब इस मामले पर बीजेपी पर हमलावर है जी, तो क्या कुछ कहना है इस पर? जी अनीता, आम आदमी पार्टी यही कह रही है जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनकी मांगे कब पूरी होंगी। लेकिन आपको बता दें, ताजा अपडेट ये है कि जो राजा इकबाल है एमसीडी के मेयर है, उन्होंने उनसे बात करी है, एमटीएस कर्मचारियों से हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब उन्हें सीधा निशाना ये भी फंसा रही है कि अभी तक जो एमसीडी के कर्मचारी है उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया। उनकी मांगे बिल्कुल जायज है, उनकी मांगों को सुना जाए ताकि जो दिल्ली में डेंगू के मामले है उसकी रोकथाम जल्दी हो सके। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा में आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिला अस्पताल में सिर्फ एक दिन में 519 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी पड़ी है। अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी कतारें लगी हुई है और पिछले कुछ सप्ताह में डॉग बाइट्स के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। सेक्टरों, सोसाइटियों और मार्केट इलाकों में सबसे ज्यादा हमले दर्ज किए गए हैं। लोगों को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी और सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए एंटी रेबीज वैक्सीन की अतिरिक्त डोज भी मंगाई जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों को अलग और अकेले बाहर ना जाने दें और किसी भी आवारा कुत्तों को छेड़ना या फिर खिलाने से बचें।
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अश्लील हरकतों को लेकर जेल की हवा खा चुकी महक परी नामक युवतियों का समूह एक बार फिर चर्चाओं में है। जेल से छूटने के बाद से इन युवतियों ने दोबारा वही पुरानी हरकतें शुरू कर दी है। हाल ही में उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरेआम झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट करते नजर आ रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि झगड़ने के दौरान स्थानीय लोगों ने भी बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला हाथापाई तक पहुंच गया है। कुछ लोगों ने मौके पर ही प्रसाद वितरण के नाम पर इन युवतियों से मारपीट कर दी। हालांकि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। समाज में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, इसीलिए इस सम्मान का गलत फायदा उठाना भी उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एक बार फिर महक परी गैंग की हरकतों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो को सत्यापन की जाँच शुरू कर दी है। इससे पहले 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट परोसने और विवादों में घिरी संभल की यूट्यूबर महक और परी की कार बाइक से टक्कर हो गई थी और इसके बाद दोनों बहनों ने जमकर हंगामा किया था। स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। हंगामा कर रही महक और परी का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।